हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो भैया, आपके थंबनेल पे लिखा हुआ है कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं एफडी एंट्री विद टीडीएस इन टैली प्राइम। बेसिकली हमने एक प्लेलिस्ट चलाई हुई थी जिसका नाम था फाइनेंशियल ईयर क्लोजर गाइड, जिसमें हम देखने वाले थे कि एक अकाउंटेंट को फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करने से पहले ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम है जो कि उसको करने चाहिए। 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ये वीडियो नंबर 6 है। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि एक अकाउंटेंट को फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करने से पहले प्रैक्टिकली करने चाहिए। ऐसे नहीं है कि केवल फालतू की बात है, प्रैक्टिकली एक अकाउंटेंट को कौन से काम करने चाहिए वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, उसका ये वीडियो नंबर 6 है। तो चलिए भैया फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। सबसे पहले भैया हमें समझना होगा कि फिक्स्ड डिपॉजिट होता क्या है। तो भैया फिक्स्ड डिपॉजिट ऐसा कोई भी डिपॉजिट जो आपने फिक्स समय के लिए कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट कहलाएगा। बेसिकली ये बैंकिंग इंस्टीट्यूट में कराया जाता है या एनबीएफसी भी कुछ होती है जो कि आपको जो है फिक्स्ड डिपॉजिट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो भैया फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर आपके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक है इन्वेस्टेड अमाउंट जो कि आपने इन्वेस्ट किया, एक है भैया आपका इंटरेस्ट अमाउंट जो कि आपको उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक ब्याज मिलेगी, और एक है भाई साहब आपका टीडीएस अमाउंट। सर इन्वेस्टेड अमाउंट तो समझ में आ गया जो इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट अमाउंट समझ में आ गया कि जो मैंने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर मुझे ब्याज मिला। ये टीडीएस अमाउंट क्या है? तो भैया टीडीएस अमाउंट का मतलब ये है कि जो आप एफडी के ऊपर जो ब्याज को अर्न करोगे, जो आप ब्याज कमाओगे, वो ब्याज आपकी क्या है, टैक्सेबल है। वो ब्याज आपकी क्या है, टैक्सेबल है। मतलब अगर आपने एक एफडी के ऊपर जो पैसा कमाया, गवर्नमेंट का कहना है भाई साहब ये ब्याज आपकी क्या है, टैक्सेबल है, उसके ऊपर हमें चाहिए टैक्स। तो फिर गवर्नमेंट का एक बात और कहना है कि भाई साहब 1 साल बाद आप जाके अपनी जो है इनकम को डिस्क्लोज करोगे, क्योंकि फाइनेंस जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो कब फाइल की जाती है, नेक्स्ट ईयर फॉर प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट ईयर फाइल की जाती है, प्रीवियस ईयर का उसमें असेसमेंट होता है। मतलब अगर आज हम फाइल करेंगे तो हम कब की फाइल करेंगे, 2021 की फाइल करेंगे। तो ठीक है भैया, तो गवर्नमेंट का कहना यह है कि भाई साहब 1 साल का इंतजार हम नहीं करेंगे। अगर आपने इंटरेस्ट अभी कमाया है तो अभी से फटाफट से उसका जो है आप टैक्स पे कर दो। उसके लिए क्या है, टीडीएस है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब आपने इनकम रिसीव कर ली तभी आप जो है भाई साहब उसके ऊपर टीडीएस को दे दो। ठीक है सर, समझ में आ गई। तो भैया कि जितने भी ब्याज लेंगे 10, 5 रुपये, 100, 200, 1000, 2000, कोई लिमिट तो होगी? हाँ साहब लिमिट है। अगर आप पूरे साल के अंदर एफडी के ऊपर 40,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न करते हो तो आपको टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर रहा है, बैंक जो है ऑटोमेटिकली टीडीएस डिडक्ट कर देगा। आपको बताएगा क्या, टीडीएस डिडक्ट ही कर देगा। अच्छा भैया, तो अगर सीनियर सिटीजन हो तो उस केस में जो आपकी लिमिट है वो 50,000 रुपये है। तो सर लिमिट क्या पहले कम ज़्यादा भी होती थी? हाँ भाई साहब, 19-20 से पहले जो लिमिट थी वो थी 10,000 रुपये। फाइनेंशियल ईयर 19-20 से पहले जो लिमिट थी वो थी 10,000। अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा अगर आपकी इंटरेस्ट होती थी तो उस केस के अंदर आपका टीडीएस डिडक्ट होता था। बट अभी जो इसकी लिमिट है वो 40,000 है। 1 साल के अंदर अगर आपने 40,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न किया है एफडी के ऊपर तो बैंक आपका जो है टीडीएस काट देगा। ठीक है, अब भैया टीडीएस काटेगा तो उसकी रिकॉर्डिंग भी जो है हमको वो करनी पड़ेगी। ठीक है सर, बताओ रिकॉर्डिंग कैसे होगी? तो भैया 2 तरीके के अकाउंटेंट है, एक तो उसको करते हैं रिकॉर्डिंग एक्चुअल बेस पे, एक इसको करते हैं कैश बेसिस पे। सर ये दोनों चीज़ों को डिफाइन करो, बिल्कुल करेंगे भाई साहब। और साथ में ये बताओ कौन सी अच्छी है वो भी बताएंगे आपको। तो चलिए एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ पर लिखा हुआ भैया डेट 1/4/2021 को पैसा इन्वेस्ट किया गया 35 लाख रुपये। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या भैया, मैंने बताया ना 2 तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग होती है, एक एक्चुअल बेस पे, कैश बेसिस पे। तो एक इसको इंटरेस्ट को मानते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। मतलब भैया मतलब यह है कि इंटरेस्ट अर्न तो कर लिया है पर इंटरेस्ट अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इंटरेस्ट मुझे अभी जो है रिसीव नहीं हुआ है, इंटरेस्ट अर्न हो गया है। भाई सीधी सी बात है, जब आपकी एफडी जब आप मैच्योर कराओगे तब आपको जो है वो अमाउंट मिलेगा। सो कुछ अकाउंटेंट का मतलब कुछ अकाउंटिंग को ट्रीट करने का तरीका इस तरीके से है कि भैया इंटरेस्ट एक्रूड हो गया है, सो हम जो है इसको अर्न तो कर लिया पर अभी हमने रिसीव नहीं किया, इसलिए मैं जो एफडी की वैल्यू है, जो एफडी की वैल्यू है मैं इसको टच नहीं करूंगा जब तक कि मैं एफडी को मैच्योर नहीं कर लूँगा। ठीक है भैया, ठीक है साहब, समझ में आ गई। ये हो गई आपकी एक्चुअल बेसिस अकाउंटिंग, जिसके अंदर आप जो है एफडी की वैल्यू के क्लोजिंग बैलेंस को टच ना करते हुए एक नया लेजर बना लोगे। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट अर्न हो गया है पर इंटरेस्ट प्राप्त नहीं हुआ है, उस केस में जो है एक्चुअल बेस पे आप उसकी अकाउंटिंग को, उसके ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड कर लेते हो। दूसरा जो होता है वो होता है कैश बेसिस। दूसरे अकाउंटेंट भाई साहब का कहना ये है कि सर इंटरेस्ट अर्न हो गया है तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए मैं जो अमाउंट जो मेरी एफडी की अमाउंट है मैं उसमें वो इंटरेस्ट का पैसा जोड़ देता हूँ। जब मैच्योर कराऊंगा तो सीधी सी बात है ऑलरेडी मेरी एफडी की मैच्योर वैल्यू मेरे को दिखा दी होगी। तो भैया दोनों तरीके ही अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम भैया किसी भी तरीके से आप रिकॉर्ड करोगे तो आपकी इंटरेस्ट इनकम है वो दोनों ही डिस्क्लोज होंगी, चाहे आप एक्चुअल बेस पे इसको करो
चाहे कैश बेसिस पे करो। बस जो अंतर आने वाला है वो अंतर है केवल और केवल आपकी रिकॉर्डिंग करने का तरीका और आपकी रिपोर्ट को पढ़ने का तरीका। अगर आप एक्यूरेट इंटरेस्ट करके करोगे तो आपकी बैलेंस शीट में जो पैसा है वो एक्यूरेट इंटरेस्ट के एक हेड के अंदर दिखेगा। आप अगर कैश बेसिस पे करोगे तो जो आपका इंटरेस्ट का पैसा है वो आपकी एफडी की वैल्यू है जो उसको वो अप कर देगा, उसकी वैल्यू को बढ़ा देगा। तो दोनों ही तरीके से हम उसकी एंट्री को कर लेंगे, जो बेस्ट लगे उसको अपना लो, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट इनकम दोनों ही ट्रांजेक्शन को जैसे भी आप रिकॉर्ड करोगे इंटरेस्ट इनकम पे आपका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। बाकी प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो हमारे सामने जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। बात चल रही है भैया इन्वेस्टमेंट की। बात किसकी चल रही है? इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आजकल मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा CoinDCX Go ऐप, जो कि इंडिया की बिल्कुल सिंपलेस्ट बिटकॉइन ऐप है। यहाँ पे भैया आप केवल 100 रुपीज़ डिपॉजिट करके, कितने भैया 100 रुपीज़ डिपॉजिट करके और 10 रुपये से जो है आप बिटकॉइन को सेल और परचेज कर सकते हो, जो कि बिल्कुल सिंपल है। अकाउंट खोलने के लिए आपको केवल 2 मिनट लगते हैं। आपको ऐप के ऊपर जाके रजिस्टर्ड करना है और साथ ही साथ अपनी बैंक की डिटेल आपको फिल कर देनी है। 24/7 आप अपने बैंक जो है आप अपने कैश को विड्रॉ, जो आपका अमाउंट है उसको विड्रॉ और डिपॉजिट कर सकते हो। सो बहुत ही सिंपल ऐप है। 2 मिनट में अकाउंट ओपन हो जाता है। 2 मिनट में आपकी ट्रेडिंग जो है बैंक अकाउंट को ऐड करके आपकी ट्रेडिंग भैया स्टार्ट हो जाती है। कुल 10 रुपये से जो आप यहाँ पे जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर बात करें तो भैया ये इंडिया का लार्जेस्ट एंड सेफेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinDCX द्वारा इस ऐप को डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे जो है आपको सेफ्टी भी मिल रही है, सिंप्लिसिटी भी मिल रही है। और भैया बात करें कि हम इसमें बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट क्यों करें, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना जो है भैया वो बिल्कुल लीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके आदेश दे चुके। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो ग्रोइंग अल्टरनेट एसेट्स क्लास है। इसके अंदर 17 मिलियन ट्रेडर्स जो हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मेजर बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल वगैरह ऑलरेडी जो है वो बिटकॉइन का यूज़ कर रही है। इसके अलावा हाई रिटर्न पोटेंशियल है, 300% तक का रिटर्न मिला है। सो एक तरीके का आपके जो पोर्टफोलियोज में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। कुछ पैसा आप एफडी में लगा सकते हो, कुछ और जो है इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट में लगा सकते हो। ये आपका अपना आउटलुक है कि आप किस में लगाओगे। बाकी CoinDCX Go ऐप जो है वो बिल्कुल सिंपल है, सेफ़ है। तो भाई साहब सेफ्टी किस तरीके से? सेफ्टी वो जो है वो इस तरीके से कि भैया इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको मिलता है। साथ ही साथ ये इंश्योर्ड बाय है बिटको द्वारा सिक्योर्ड है, जो कि इनका खुद का कस्टडियन है। इसके अलावा ISO सर्टिफाइड कंपनी है। सो भैया आपको सारी तरीके की फैसिलिटी मिल रही है, सिंपल है, सेफ्टी है, कंप्लायंसेस को पूरा कर रही है, अकाउंट खुलवाना आसान है, 24/7 की आपको जो है सर्विस मिल रही है। और अगर फिर भी आप बिटकॉइन के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो इनकी एक ऐप भी एक वेबसाइट है जिसका नाम DCX Learn है। आप उनको भी वहाँ पे जाके क्रिप्टो करेंसी के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर मैं इनकी वेबसाइट्स की बात करूँ तो ये देखिए भैया CoinDCX एक वेबसाइट है, जो कि कंपनी है, जो कि एक्सचेंज है उसने जिसने ऐप को डिज़ाइन किया है। साथ ही साथ ये आपकी एप्लीकेशन के लिए एक वेबसाइट है। और इसके अलावा अगर आप लर्न करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो ये आपके पास DCX Learn करके भी एक वेबसाइट है। तो भैया चलिए अपने क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आते हैं। तो भैया हम देख रहे थे कि एफडी को रिकॉर्ड किस तरीके से करना है। इसके लिए हमें आना पड़ेगा टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर। टैली सॉफ्टवेयर में मैंने एक कंपनी बना ली है, FD एंट्री इन टैली प्राइम। कोई वाउचर अभी इसके अंदर एंटर नहीं है। तो हम सबसे पहले FD की एंट्री पास करेंगे, वाउचर में आएंगे, F5 पेमेंट की के अंदर आएंगे, क्योंकि कंपनी के पास से पैसा जा रहा है और इन्वेस्ट हो रहा है भैया किसके अंदर? FD के अंदर। FD किसी भी बैंक में हो सकती है। सो जो बैंक है, अगर आप मल्टीपल FDs बनाते हो तो FD का साथ आप बैंक का नाम भी लिख सकते हो। अगर आप मल्टीपल FDs नहीं बना रहे हो, एक सिंगल एंट्री है, तो सिंपली आप फिक्स्ड डिपॉजिट भी लिख सकते हो। साथ के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ आप चाहो तो FD का नंबर भी मेंशन कर सकते हो। अंडर इसको इन्वेस्टमेंट में भी आप ले सकते हो, पर जैसा कि पता है हम कुछ हमेशा नया करते हैं, तो हम इसको ले लेंगे जिस बैंक के साथ हम FD कर रहे हैं। जिस बैंक के साथ हम FD कर रहे हैं उस बैंक का नाम हम यहाँ पे जो है ग्रुप के अंदर क्रिएट करेंगे। चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना, बिकॉज अपना मोटिव रहता है कि रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर अपने सामने है। मान लो आप 3-4 बैंक के साथ FD करा रहे हो तो आपको थोड़ा सा FD ढूंढने में दिक्कत होगा, या आपको लेजर क्रिएट करते समय यहाँ पे FD का नाम डालना पड़ेगा। पर हम क्या करेंगे, हम ग्रुप में जाके जो है वो बैंक का नाम डालेंगे, FD विद SBI बैंक या जो भी बैंक के साथ करा रहे हो। अंडर इसको ले लेंगे हम भैया इन्वेस्टमेंट के अंदर। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया, ये हमारा जो है हेड एक क्रिएट हो गया। अगेन कंट्रोल ए कर दिया, स्क्रीन एक्सेप्ट हो गई। यहाँ पे FD जो हमने कराई है वो कितने की कराई है? 35 लाख की, 10 लाख 35 लाख रुपए। भैया हमारा बैंक क्या है, हम मान लें हमारा बैंक भी क्या है, SBI बैंक अकाउंट है। हमारा अकाउंट किस में है? SBI में। वो किस में जाएगा भैया? वो अंडर बैंक अकाउंट के जाएगा। यहाँ पे आप बैंक की डिटेल फिल कर लोगे, वो नॉर्मली प्रोसेस है।
लो जी भैया हमारी एफडी जो है वो एफडी हमारी हो गई साहब। ठीक है सर, समझ में आ गई कहानी। और ये हमने कर दी इस एंट्री को सेव। इस एंट्री को करने के बाद अगर मैं बैलेंस शीट के अंदर आता हूँ तो इन्वेस्टमेंट में मेरे सामने लिखा आ रहा है, ग्रुप लिखा रहा है एफडी विद एसबीआई बैंक, एफडी विद एसबीआई बैंक। तो ये एक फ़ायदा होता है कि आप इस तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हो। ठीक है सर, सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं एक्चुअल बेस पे अकाउंटिंग कैसे होगी। तो एक्चुअल बेस के अकॉर्डिंगली अब हम एंट्रीज की कर लेंगे। हमें क्या हुआ भैया, इंटरेस्ट अर्न हो गया, इंटरेस्ट हमें क्या हो गया, अर्न हो गया, पर इंटरेस्ट मिला नहीं है। इसका मतलब मेरा बैंक अकाउंट वगैरह टच नहीं हुआ। तो ये एंट्री मुझे किस में करने पड़ेगी, F7 जर्नल के अंदर करने पड़ेगी। किस में, जर्नल के अंदर। इंटरेस्ट भाई साहब कितना मिला है, इंटरेस्ट जो मिला है वो 2,45,000 रुपये मिला है। कितना मिला है, 2,45,000 रुपये। अमाउंट ऑफ TDS कितना है, 24,500 रुपये है। अमाउंट ऑफ TDS कितना है, 24,500 रुपये। ठीक है सर, समझ में आ गई। तो हम एक लेजर क्रिएट करेंगे भैया एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, और ये किस में जाएगा भैया, ये आप जो आपने अभी ग्रुप जो क्रिएट किया था एफडी विद एसबीआई बैंक, किस में डालेंगे, एफडी विद एसबीआई बैंक। जिस बैंक की आप जो एफडी थी उसी एफडी में आप डालो। उससे क्या होगा कि आपको रिपोर्ट पढ़ने में बिल्कुल ही आसानी होगी। ये अभी हम देख ही लेंगे आगे। ठीक है भैया, मैंने इसके अंदर डाल दी, कंट्रोल A प्रेस कर दिया। कितना मेरे को ब्याज मिला है, 2,45,000 रुपये। कितना ब्याज मिला है, 2,45,000 रुपये। और मेरा TDS जो है वो कितना डिडक्ट हुआ है, 24,500। तो मैं एक्यूरेट इंटरेस्ट में कितना लिखूंगा, 2,45,000 माइनस 24,500, मतलब 2,20,000 रुपये जो इंटरेस्ट है वो मेरा एक्यूरेट इंटरेस्ट है, जिससे कि मेरी एफडी की वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा सर, डेबिट और क्या करोगे, डेबिट हम करेंगे TDS रिसीवेबल अकाउंट। इसके आगे आप फाइनेंशियल ईयर भी लिख सकते हो चाहो तो। लो जी, हमने फाइनेंशियल ईयर भी लिख दिया। ये किस में जाएगा, ये आप करंट असेट्स में ले सकते हो। और ज़्यादा अगर क्लैरिफिकेशन करना है तो एक TDS रिसीवेबल करके एक ग्रुप जो है वो क्रिएट कर लोगे। वो भी किस में करोगे, करंट असेट्स के अंदर आप इसको क्रिएट कर लोगे, जिससे आपकी रिपोर्ट और ज़्यादा फिल्टर हो जाएगी। लो जी भैया, ये भी हो गया। कितना TDS कटा है, 24,500 रुपये, 24,500 कर दिया। क्रेडिट क्या करें साहब, क्रेडिट करोगे आप, एक लेजर और बनाओगे, इंटरेस्ट ऑन FD, इंटरेस्ट ऑन FD। ये आपकी क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है, जो कि आपकी P&L में आएगी, जिससे कि आपको इनकम टैक्स की लायबिलिटी आपकी क्रिएट होगी। भैया इनकम आएगी तो इनकम के अगेंस्ट में आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो आपने जो इनकम अर्न की है, आपने जो इनकम अर्न की है वो आपने कितनी इनकम अर्न की है, वो आपके सामने है 2,45,000 रुपये। इनकम जो आपने अर्न की है वो 2,45,000 की है। TDS जो आपका डिडक्ट हुआ है वो 24,500 हुआ है। FD की वैल्यू जो आपकी बढ़ेगी वो 2,20,500 से बढ़ेगी। तो इंटरेस्ट आपने जो आपकी जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो 2,45,000 है। 24,500 जो TDS कटा ये किसका भैया, ये भी आप ही का है। अगर कम TDS कटा तो आप इसका रिफंड ले लोगे, ज़्यादा तो आपकी लायबिलिटी उसके अगेंस्ट में सेट ऑफ हो जाएगी, जो आपके 26 AS में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये तरीका हो गया भैया कौन सा, एक्यूरेल बेस अकाउंटिंग करने का। सर बैलेंस शीट और P&L की शक्ल दिखाओ। लो जी देखो शक्ल, ये आ गया P&L में। तो P&L में आपकी 2,45,000 रुपये जो है वो इंटरेस्ट ऑन FD के नाम से पैसा आपका आ गया। बहुत बढ़िया सर। बैलेंस शीट बताओ। बैलेंस शीट में देखो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, बैलेंस शीट में क्या है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसी के अंदर FD विद SBI बैंक में आपको दोनों चीज़ें मिलनी हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से हम ग्रुप बना लेते हैं। अगर 4-5 बैंक में हमारी FD है तो 4-5 ग्रुप बन जाएंगे। जिस FD की एक्यूरेट इंटरेस्ट होगी हम उसी ग्रुप में उसको डालेंगे, तो हमें साथ के साथ पढ़ने में आसानी रहेगी। इस तरीके से यहाँ पे मेरे को सिंगल क्लिक पे देखने को मिल रहा है कि 35 लाख की FD जो इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है वो हुआ 2,20,000 रुपये, 2,20,500। तो अभी FD की जो कीमत है वो 37,20,500 रुपये है। सो ये एक अच्छा तरीका है एक्रूड इंटरेस्ट का रिकॉर्डिंग करने का तरीका। जब आपकी FD मैच्योर होगी तो सीधा सीधा आप एक्रूड इंटरेस्ट का जो पैसा है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दोगे, फिक्स्ड डिपॉजिट में ट्रांसफ़र कर दोगे, और जो आपको पैसा मिलेगा वो सीधा सीधा बैंक से एंट्री उसकी पास कर दोगे। ठीक है भैया, मैं समझता हूँ ये वाली एप एंट्री को आप पास कर दोगे। अगर फिर भी थोड़ा बहुत बताना है तो अभी देख लेंगे हम वीडियो के लास्ट में एक बार, और उसको भी एक बार देख लेंगे, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं भैया कैश बेसिस की अकाउंटिंग। कौन सी अकाउंटिंग, कैश बेसिस की। तो मैंने आपको बताया था कैश बेसिस वाले अकाउंटेंट भाई साहब का कहना ये है कि इंटरेस्ट अर्न कर लिया तो इंटरेस्ट रिसीव भी हो जाएगी। जब TDS कट गया, सारे काम हो गए, तो भैया FD की वैल्यू को बढ़ा लूँ, तो वो भी अपनी जगह भैया सही कह रहा है। तो हम एक नई FD की एंट्री और कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक नया ट्रांजेक्शन नए तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है भैया, इसको भी रिकॉर्ड करके बताओ। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक नई FD खोलते हैं। FD हम फिक्स्ड डिपॉजिट ही उसका जो हमारा हेड है, हम क्या कर देंगे इसको FD विद OBC कर लेते हैं भैया। क्या कर लेते हैं, FD विद OBC, या आप FD के आगे नंबर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप, FD के आगे नंबर लिख सकते हो, जो FD का नंबर आपको अलॉट हुआ है।
ठीक है भैया। ग्रुप बनाएंगे एफडी विद ओबीसी मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ, अंडर इन्वेस्टमेंट ही रखेंगे हम इसका। कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, अगेन कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, 35 लाख 10 लाख, ठीक है भैया। किससे जमा होगी? बैंक से जमा होगी, कैश में नहीं करा रहे हो। इतने ज़्यादा अगर कैश में कराओगे तो इनकम टैक्स वाले घर आ जाएंगे। 10 लाख रुपये से ज़्यादा जब भी आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो रिस्क जो है बहुत हाई रहता है इनकम टैक्स के नोटिस आने का, क्योंकि बैंक उसकी आपकी रिपोर्टिंग करती है। वो एक अलग चैप्टर है, वो हम आगे कभी किसी क्लास में देख लेंगे। सो भैया SBI बैंक हमने ले लिया और ये भी हमने एंट्री कर दी पास। ऐसा करने से मुझे क्या हुआ कि जब मैं बैलेंस शीट के अंदर आया तो इन्वेस्टमेंट में देखो भैया दोनों एफडी मेरे को अलग अलग मेंशन हो रही है, एफडी विद SBI बैंक, एफडी विद OBC बैंक। ये ग्रुप बनाने का फ़ायदा क्या है कि एक्रूड इंटरेस्ट हमें जो रिकॉर्ड करते समय बहुत आसानी रहती है कि वो एक्रूड इंटरेस्ट जो है वो कौन से एफडी के ऊपर मुझे मिली है। पर अब यहाँ पे हम जो एंट्री कर रहे हैं वो हम कैश बेसिस की कर रहे हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम सीधी एफडी की वैल्यू को बढ़ा देंगे। ये एफडी की मैंने वैल्यू को बढ़ा दिया, कितने रुपये से बढ़ाना पड़ेगा भैया? एफडी की वैल्यू मेरी 2,45,000 माइनस 24,500, इतने वैल्यू से मेरी एफडी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है सर। डेबिट किसको करोगे? TDS रिसीवेबल क्यों? क्योंकि TDS मिलेगा जब मैं अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में सेट ऑफ करूँगा। अच्छा भैया ये इनकम क्या है आपकी? ये इनकम है मेरी इंटरेस्ट ऑन एफडी। तो लो साहब ये एंट्री आपकी हो गई कंप्लीट। F7 जर्नल में जाएगी, गलती से मैं उसको पेमेंट के वाउचर में कर रहा था रिकॉर्ड करते समय, तो वो एक अलग चैप्टर है। लो जी भैया ये आपकी हो गई एंट्री डन। अब आप आ जाओ P&L में, तो P&L में आप देखोगे तो आपकी दो तरीके की जो है वो जो है आपकी इनकम आ गई है। एक एक्यूरेट बेसिस पे आपने जो रिकॉर्ड की थी, एक आपकी जो आपने कैश बेसिस पे रिकॉर्ड की थी। तो टोटल इनकम आपकी जो एफडी से अर्न हो गई वो हो गई 4,90,000 रुपये, जो कि टैक्सेबल है पर आपका ऑलरेडी TDS डिडक्ट हो चुका है। ठीक है भैया। बैलेंस शीट में आओगे, बैलेंस शीट के अंदर आपकी दोनों एफडी यहाँ पे आ रही हैं, एफडी विद OBC, एफडी विद SBI। अगर इधर आओगे तो TDS रिसीवेबल के अंदर आपका 49,000 ऑलरेडी जो है वो डिपॉजिटेड है। एफडी विद OBC में आओगे तो आपकी वैल्यू जो है वो एफडी की वैल्यू बढ़ चुकी है 37,20,500 रुपये, क्योंकि आपने कैश बेसिस पे की है। अगर आप एफडी विद SBI आओगे जो कि आपने एक्रूअल बेसिस पे की थी, तो वहाँ पे भी आपका जो है 2,20,000 रुपये एक्रूड इंटरेस्ट का पैसा है, 35 लाख रुपये आपका एफडी का पैसा है। अगर क्लोजिंग बैलेंस देखोगे तो यहाँ पे भी 37,20,500 रुपये है। सो भैया इस तरीके से आप दोनों तरीके से अपनी अकाउंटिंग को जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो, एफडी के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी इसके अलावा कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।